गुरुकुल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। कल जो पढ़े थे, कल हम पढ़े थे क्या, किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज के बारे में बताया गया था आपको। वो 3 प्रकार का होता, उसके आगे से देखते हैं। इसके पहले का वीडियो आपको पार्ट 1 में मिलेगा, ये पार्ट 2 प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 होगा। आज की पहली हेडिंग होगी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहली हेडिंग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता, पहले इसके डिफिनेशन समझ लेते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए हम फिगर समझते हैं इस चीज़ को। ये आपका एक मिरर है जिसे हम कांच कहते हैं। इसका नाम M1 और M2 रखते हैं। इस पर एक प्रकाश किरण आती है, आने के बाद टकरा के फिर उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। ये सारी घटना किसकी है, प्रकाश के परावर्तन की। मैंने बताया आपको कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, ऊपर हवा है, नीचे क्या है आपका कांच, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल पर टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए हम समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन में होता क्या क्या है, जो प्रकाश आती है उसे हम आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। जो टकरा के वापस जाती है उसे परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। और ये जो सीधी रेखा बनी है आपकी, ये क्या होता है आपका अभिलंब। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। आपतित प्रकाश किरण जो आ रही है, परावर्तित प्रकाश किरण जो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट रही है, और ये सीधी रेखा क्या है, अभिलंब। एक बार परिभाषा को भी समझते हैं। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और देखिए इसमें क्या क्या होता है। जो ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है। इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से डोनेट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तित कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से डोनेट करते हैं। आई क्या है, आपतन कोण, और स्मॉल आर क्या है, परावर्तन। आइए फिर समझते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे आपतन कोण, इसे स्मॉल आई से डोनेट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे परावर्तन कोण, उसे स्मॉल आर से डोनेट करते हैं। ये आपका हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम आपको एक कॉमन एग्जांपल देते हैं। कॉमन एग्जांपल का मतलब, आप जब छोटे से होंगे या आज भी आप कांच को धूप से चमकाए होंगे, उसका फोकस
धूप में रखेंगे किसी और के ऊपर या किसी और की दीवार पर बनता है, वो घटना प्रकाश के परावर्तन की होती है। ये समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश किरण आती है वो आपतित प्रकाश किरण, जो टकरा के जाती है उसे परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। ये आपका अभिलंब। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से डोनेट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से डोनेट करते हैं। इतनी बात होती है किसकी? प्रकाश के परावर्तन की। आइए आगे चलते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हों उन्हें जल्दी से जल्दी कर दें, जिससे कि ये वीडियो और स्टूडेंटों के पास पहुंचे। आगे हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के नियम। नियम क्या क्या होता है? इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपने देखा है, फिगर में देखा होगा कि तीनों प्रकाश, कौन सा? आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। दूसरा नियम इसका क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण स्मॉल आई और परावर्तन कोण स्मॉल आर सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आपका है क्या? प्रकाश के परावर्तन का नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं कि एंगल स्मॉल आई बराबर एंगल स्मॉल आई। ये आपका परावर्तन का नियम, ठीक है। अगली हेडिंग है गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण क्या होता है? दर्पण ने आपने देखा है, आपके घर में भी दर्पण है जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं। लेकिन ये क्या है? गोली दर्पण। इसका परिभाषा समझते हैं कि गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तरफ रेड ऑक्साइड की पॉलिश और दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे कहा गया कि जो गोली दर्पण होता है वो कांच का एक खोखला गोला होता है। ऐसे ये खोखला है,
इसके एक हिस्से को यदि काट दिया जाए, जब इसको काट के आप बाहर निकाल देंगे तो ये हिस्सा मिलेगा आपको ऐसे। अब इसके एक तरफ पॉलिश कर दीजिए आप, गोली दर्पण बन गया। पॉलिश के आधार पर गोली दर्पण को दो भागों में बांटा गया कि कैसे हम पॉलिश करेंगे, कौन सा दर्पण बनेगा। आइए समझते हैं। इसकी परिभाषा एक बार से फिर सुन लेते हैं। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश होता है। पॉलिश किसकी होती है? रेड ऑक्साइड की। और दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण। अब पॉलिश के आधार पर दर्पण को, गोली दर्पण को दो भागों में बांटा गया। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अवतल होता है, और दूसरा क्या होता है? उत्तल। अवतल क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो। ये मैंने पॉलिश कर दिया। और धसे हुए भाग से क्या हो? प्रकाश का परावर्तन। एक प्रकाश आई, टकरा कर के चली। ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या हो? पॉलिश हो। उभरा हुआ भाग मतलब हम कह सकते हैं दर्पण के पीठ पर, और धसे हुए भाग से क्या हो? प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। आइए उत्तल दर्पण समझते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश हो और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन। दोनों दर्पणों की यही पहचान है। जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होगा वो अवतल होगा, जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश होगा वो उत्तल होगा। ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। इनकी विशेषताएं समझ लेते हैं। अवतल दर्पण की विशेषता होती है कि ये एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब ये प्रकाश के किरणों को क्या करता है? सिकोड़ता है। जब इसे प्रकाश किरण पड़ेगी तो इसको क्या करेगा? सिकोड़ देगा, और सिकोड़ के किसी एक बिंदु से ये पास कराएगा। इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये क्या था? ये डाइवर्जिंग मिरर है। उत्तल दर्पण क्या होता है? डाइवर्जिंग। क्या होता है फिर? ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। जब इस पर प्रकाश किरण पड़ेगी तो ये क्या करेगा? प्रकाश किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसे डाइवर्जिंग मिरर। ये उत्तल और अवतल और उत्तल क्या होती है? विशेषता होती है। ठीक है। अभी तक जो हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुँचे। आइए आगे चलते हैं। गोली दर्पण में कुछ परिभाषाएं होती हैं। गोली दर्पण की कुछ परिभाषाएं होती हैं। पहला ध्रुव, इसे इंग्लिश में पोल भी कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, आप समझाते हैं कि दर्पण का ध्रुव कहाँ पाया जाता है। दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये क्या है? कौन सा है दर्पण? अवतल दर्पण। कहा गया दर्पण के परावर्तक तल के
मध्य बिंदु, ये बिंदु ध्रुव होता है, इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? डिनोट कैपिटल P से। उत्तल में ये आपका उत्तल बन गया। उत्तल का मध्य बिंदु ये है, ये पोल हो गया। ठीक है। ध्रुव, ध्रुव की परिभाषा क्या है? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। दूसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है आइए समझते हैं। गोली दर्पण आपको मालूम है, मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण किसी न किसी खोखले गोले कटा भाग होगा। मान लेते हैं ये खोखला गोला हो गया, इसका कटा हुआ भाग है, और इसका जो होता है ये गोला है या वृत्त हम कह सकते हैं, जो इसका केंद्र होगा यही क्या होगा? इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। इसे हम C से डोनेट करते हैं। किसे डोनेट करते हैं? C से। ये आपका क्या हो गया? यहाँ ध्रुव हो गया। ठीक है। वक्रता केंद्र परिभाषा क्या होगी? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा एक भाग होता है, उसके केंद्र को उस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आता तीसरा पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। दर्पण की विशेषता में तीसरा पॉइंट क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अब इसी में समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा या इनके बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल R से डोनेट करते हैं। आपने 3 पॉइंट पढ़ा। ध्रुव ये हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से हम डोनेट करते हैं। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या? चौथा पॉइंट आपका क्या है? मुख्य अक्ष। आइए मुख्य अक्ष के बारे में समझते हैं। पहले परिभाषा समझ लेते हैं इसकी, मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष एक ऐसी रेखा जो गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है। क्या कहा गया? यह आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया। इन दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिलाए उस रेखा क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। यह अवतल का है। उत्तल का देख लेते हैं। अवतल का मुख इधर था, इसलिए वक्रता केंद्र इधर है। उत्तल का मुख इधर है, इसलिए वक्रता केंद्र इधर होगा। इसका ध्रुव यहाँ होगा। जो ये रेखा मिलाएगी इसको, इसे क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष। ठीक है। आइए समझते हैं फिर से।
एक ऐसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव और मुख्य ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसी में 5वां पॉइंट, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता, आइए समझते हैं। फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ये दर्पण का ध्रुव हो गया आपका P, यहाँ लगभग वक्रता केंद्र होगा। क्या कहा मैंने कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर मैंने ऊपर से पास कराया जो परावर्तन के पश्चात यहाँ से गई। एक दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के नीचे से पास कराया जो परावर्तन के पश्चात यहाँ से गई। दोनों रेखाएं परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। इसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ये तो अवतल का था, उत्तल का देख लेते हैं। ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र। और इसकी विशेषता बताया गया था आपको पीछे कि जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। जब इससे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी ये क्या कर देगा, इसको फैला देगा ऐसे। एक दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के नीचे समांतर गई, इसको भी फैला दिया इसने। दोनों को पीछे मिलाया तो लगा कि इस बिंदु से क्या है, जा रही है। ये क्या हो गया, उत्तल का मुख्य फोकस। अब इस बात का ध्यान दीजिए कि अवतल में जो मुख्य फोकस बनता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, और जो उत्तल में जो बनता है वो क्या होता है, आभासी होता है। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से डोनेट करते हैं। इसमें फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए एक बार फिर समझते हैं। मुख्य फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर, बोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके पहले का जो वीडियो है, जो आज नए स्टूडेंट जुड़े हों वो पार्ट 1 देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 1, तो वो शुरू से मिलेगा और उनको क्या होगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, ये आपका क्या था, पार्ट 2 था। हमारे इस चैनल को, गुरुकुल एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे। घर रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।